Hello students, we are back with our first chapter of Indian Economic Development, Indian Economy on the Eve of Independence। बच्चों, अभी तक हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि what was the condition of agriculture sector during the British rule, industrial sector, how did the Britishers affected our foreign trade and demographic condition of India during the British rule। जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, पूरे चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है कि वो पहली वीडियो ज़रूर देखें। अब हम आज इस चैप्टर में जो रिमेनिंग पार्ट है चैप्टर का वो पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है? आप सबको पता है कि किसी भी इकोनॉमी में 3 सेक्टर होते हैं। कौन कौन से? प्राइमरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और यू कैन से इट इंडस्ट्रियल सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर। तो जो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन है वो किस तरह से इन तीनों सेक्टर्स में डिवाइडेड है उसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, मेन पॉइंट्स सब लोग मेरे साथ नोट करते रहेंगे, फिर आपको चैप्टर लर्न करने में बहुत ईजी हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन across different sectors, that is primary, secondary and tertiary sector is called occupational structure। हमारी जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो कितनी उसका परसेंटेज इन तीनों सेक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि एक तो लिटिल साइन ऑफ चेंज। लिटिल साइन ऑफ चेंज का मतलब है कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले भी करीब 80%, 80 to 85% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में एंगेज थे। तो ब्रिटिशर्स के टाइम में भी हमारे जो टोटल वर्किंग पॉपुलेशन थी उसका 70 to 75% प्राइमरी सेक्टर में एंगेज था। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में only 10% workforce was engaged and 10 to 15% working population was engaged in the service sector. So this data is very important. If you are asked in the exam, what do you know about the occupational structure during the British rule? First of all, you have to tell the meaning of the occupational structure. Occupational structure means distribution of working population across the different sectors of the economy, that is primary, secondary and tertiary sector. So during the British rule we see 2 main characteristics of occupational structure. Number 1, little sign of change. Under the British rule 70 to 75% population was engaged under the primary sector, 10% in the industrial sector and 10 to 15% workforce was engaged in service sector। और नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें बताएंगे ग्रोइंग रीजनल वेरिएशंस। ग्रोइंग रीजनल वेरिएशंस। रीजनल वेरिएशन का मतलब होता है बच्चों कि किसी स्टेट में तो ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट है और किसी स्टेट में इंडस्ट्रियल सेक्टर पे। अब जैसे हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर में पढ़ा था कि कुछ इंडस्ट्रीज जो ब्रिटिशर्स के टाइम में लगी थी, बॉम्बे महाराष्ट्र में लगी थी, कॉटन टेक्सटाइल मिल्स, जूट मिल्स बंगाल में लगी थी। तो जिन जिन स्टेट्स में इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश हुई थी उन स्टेट्स में वर्कफोर्स का शेयर इंडस्ट्रियल सेक्टर में बढ़ा और एग्रीकल्चर सेक्टर में कम हो गया। और बाकी जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ, जरा भी मॉडर्न इंडस्ट्री नहीं लगी हुई थी, वहाँ पर वर्किंग पॉपुलेशन मेनली प्राइमरी सेक्टर में ही एंगेज थी। तो ग्रोइंग रीजनल वेरिएशंस में आपको ये बताना है कि उस समय जो मैड्रास प्रेसिडेंसी थी, मैड्रास प्रेसिडेंसी
मैड्रास प्रेसिडेंसी में प्रेजेंट डे 4 स्टेट्स आती हैं, जो आज की हमारी 4 स्टेट्स हैं, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल एंड आंध्र प्रदेश। वो आज की जो 4 स्टेट हैं ये मैड्रास प्रेसिडेंसी में इंक्लूडेड थी। और बॉम्बे एंड बंगाल, इन 3 जगह देयर वॉज अ डिक्लाइन of working population in एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्किंग पॉपुलेशन का शेयर इन 3 प्रेसिडेंसीज में कम हुआ। एंड राइज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर, क्योंकि जहां जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा ऑब्वियस सी बात है वहां वहां वर्किंग पॉपुलेशन मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में उसका शेयर बढ़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ कुछ स्टेट्स थे जैसे राजस्थान, उड़ीसा एंड पंजाब, इन स्टेट्स में एग्रीकल्चर पे जो डिपेंडेंसी थी वो बढ़ी। increased share of working population in agriculture sector। तो ये हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था ब्रिटिशर्स के टाइम में। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन अक्रॉस द डिफरेंट सेक्टर्स, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सर्विस सेक्टर। Under the British rule, there was a little sign of change. That is, 70 to 75% population was engaged in primary sector, 10% in industrial sector, and 10 to 15% population was engaged in service sector. And there was growing regional variation. Then Madras Presidency, Bombay and Bengal showed a decline of working population in the agriculture sector, or rise in manufacturing and service sector, while in Rajasthan, Orissa, Punjab, there was increase in the share of working population in agriculture sector. So this was the condition of occupational structure during the British rule. अब हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ हमारी कंट्री में प्रोवाइड की, लेकिन उसका जो मेन एम था वो अपने कॉलोनियल इंटरेस्ट को पूरा करना था, ना कि इंडियंस को बेसिक फैसिलिटीज़ देना। तो कौन कौन सी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ उन्होंने हमें प्रोवाइड की? रोड्स, रेलवेज, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड पोस्ट एंड टेलीग्राफ। लेकिन ये सारी जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ उन्होंने इंडिया में प्रोवाइड की, उसका पर्पस सिर्फ अपने ही सेल्फिश मोटिव्स को पूरा करना था, ना कि इंडियंस को कोई बेनिफिट पहुंचाना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल वेदर रोड्स। कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल वेदर रोड्स। ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया में ऑल वेदर रोड्स की बहुत ज़्यादा कमी थी। रेनी सीजन में इतनी ख़राब सड़कों की हालत हो जाती थी कि गांव तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता था। अगर ऐसे समय में कोई नेचुरल कैलेमिटी या एपिडेमिक आती थी तो विलेजर्स तक कोई भी हेल्प पहुंचाना इम्पॉसिबल हो जाता था। तो ब्रिटिशर्स ने सबसे पहला काम क्या किया कि ऑल वेदर रोड्स कंस्ट्रक्ट कराई। गांव-गांव को शहरों से जोड़ा गया, लेकिन उनका पर्पस कोई गांव के लोगों को बेनिफिट पहुंचाना नहीं था, बल्कि दो काम करना था। एक तो फॉर मोबिलाइजिंग द आर्मी, फॉर मोबिलाइजिंग
द आर्मी, हमेशा ये लोग लड़ते रहते थे अपने कॉलोनी को एक्सपेंड करने के लिए, तो उन्हें गांव में से आर्मी इकट्ठी करनी पड़ती थी, तो वो बिना रोड्स के पॉसिबल नहीं था। तो उन्होंने जो कंस्ट्रक्शन किया ऑल वेदर रोड्स का, इट वाज मेनली फॉर मोबिलाइजिंग द आर्मी एंड टू कलेक्ट रॉ मटेरियल फ्रॉम द विलेजेस तो वहां से विलेजेस से रॉ मटेरियल कलेक्ट करके रेलवेज नियरेस्ट रेलवे स्टेशन तक पहुंचाना और फिर पोर्ट्स तक पहुंचाना, जिससे कि वो ब्रिटेन पहुंचाया जा सके। तो ऑल वेदर रोड्स का कंस्ट्रक्शन अपने फायदे के लिए किया। फिर सेकंड उन्होंने क्या फैसिलिटी दी? इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज में ब्रिटिशर्स का, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज। इसका ईयर याद रखेंगे सब बच्चे कि कब इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज हुआ? 1850 में। तो ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस रेलवेज इन इंडिया इन 1850। वेरी इंपॉर्टेंट ईयर, बहुत ज़्यादा 1 मार्क क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है ये। लेकिन रेलवे को भी इंट्रोड्यूस करने का उनका अपना ही फ़ायदा था, उन्होंने इंडियंस के फ़ायदे के लिए रेलवेज यहाँ पर इंट्रोड्यूस नहीं की। लेकिन रेलवे ने हमारी इकोनॉमी के जो स्ट्रक्चर को 2 तरीके से इफेक्ट किया। हाउ डिड द रेलवेज अफेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी? तो इट अफेक्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन 2 ways। स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो 2 तरीके से किस तरह से इन्फ्लुएंस किया रेलवेज ने? नंबर 1, इट इनेबल्ड पीपल टू अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल एंड इट ब्रोक द कल्चरल एंड जोग्राफिकल बाउंड्रीज। और दूसरा इफेक्ट क्या हुआ था? इट फॉस्टर्ड द कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब है कि फार्मर्स फूड क्रॉप ना उगा के कैश क्रॉप्स उगाएं, जैसे जूट, इंडिगो वगैरह। तो उससे क्या हुआ? हमारी जो विलेज इकोनॉमी की सेल्फ सफिशिएंसी थी उस पर बहुत बुरा असर पड़ा कि जो फार्मर्स, भाई हमारे यहाँ इतना ज़्यादा फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन होता था, हमें किसी कंट्री पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता था। तो इससे कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर होने से क्या हुआ कि हमारी जो विलेज इकोनॉमी की सेल्फ सफिशिएंसी थी वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई। तो जो इतने सोशल बेनिफिट हमें रेलवे से हुए, उसके ऊपर जो जितना इकोनॉमिक लॉस हुआ बहुत ज़्यादा भारी पड़ गया। मतलब कि बेनिफिट्स तो बहुत कम हुए और लॉस बहुत ज़्यादा हुआ। तो ये इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज का हमारी इकोनॉमी पे असर हुआ। तो अब हम नेक्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, डेवलपमेंट ऑफ इनलैंड ट्रेड एंड सी लेन्स। ब्रिटिशर्स ने इनलैंड ट्रेड और सी लेन्स भी हमारी कंट्री में डेवलप किए, लेकिन वो बहुत कम सेटिस्फैक्ट्री थे, मतलब दे वर नॉट सेटिस्फैक्ट्री। जैसे उन्होंने कोस्ट कैनल बनाई थी उड़ीसा कोस्ट पे, इसमें बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का खर्चा हुआ था, वेरी एक्सपेंसिव। और उसके बाद वो मतलब लोगों ने उसे यूज़ नहीं किया क्योंकि रेलवेज ज़्यादा इकोनॉमिकल उन्हें पड़ रही थी, तो ये फिर बंद कर दी गई थी। तो इट caused a lot of loss to the government exchequer. Then electric telegraph. Electric telegraph एक बहुत expensive मीन था कम्युनिकेशन का, और इसका पर्पस केवल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना था। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, इसका पर्पस कोई इंडियंस को फ़ायदा देना नहीं था। पोस्टल सर्विसेज यूज़फुल थी जनरल पब्लिक के लिए, लेकिन बट दे वर इनएडिक्वेट। तो ये हमारी इंफ्रास्ट्रक्चरल कंडीशन ब्रिटिशर्स के टाइम में थी। अब हम इसमें पढ़ेंगे कंक्लूजन। जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो हमारे सामने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस थे, क्योंकि आपने देख ही लिया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में सरप्लस लेबर था, लो प्रोडक्टिविटी थी रेवेन्यू सेटलमेंट की वजह से,
जो फार्मर था उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी थी, इरिगेशन के मीन्स बहुत कम थे और हमारे यहाँ फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन बहुत कम हो गया था। इंडस्ट्रियल सेक्टर भी मॉडर्नाइजेशन के लिए बहुत, मॉडर्नाइजेशन उसमें कम था, डाइवर्सिफिकेशन नहीं था, एंड द गवर्नमेंट हैड अ बिग चैलेंज to face the poverty and unemployment like problems. So in this chapter we studied about the different sectors and what were the challenges before the Indian government when we became independent in 1947. So we have completed first chapter of Indian economic development and I hope it is clear to everyone. If you like the video, do subscribe the channel. Thank you.